दो सिस्टम्स निकालना, ठीक है। दो सिस्टम्स निकालनी, कौन सी? आपका है ICBM, यानी कि क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा था? ICZeron, ठीक है, ICZeron, ठीक है। ICZeron मतलब क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर। मतलब क्या? डायनामिक नॉमेनक्लेचर मतलब अभी आप नाम रख रहे हो कौन से स्पीशीज का, ठीक है, तो उसके लिए मतलब एक रूल निकाल रखे, ठीक है, मतलब एक प्रोसेस थी उसकी। उसमें क्या था, अगर आप बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को अगर साइंटिफिक। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्टीमेट विद्यापीठ। और मैं हूँ आपका बायोलॉजी का मेंटोर शशांक। और आज जो है हम आपके बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, द लिविंग वर्ल्ड, वो आपका जो है आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जितना हो जाएगा उतना हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा देर मतलब टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अभी द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखिए लिविंग मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज लिविंग, लिविंग मतलब क्या है? लिविंग मतलब जो है, जो आपके मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, जो ग्रोथ शो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? जो मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हो खुद, रिप्रोड्यूस, वो उनकी ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर ये आपका मतलब अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है तो क्या कहलाता है? उसको लिविंग कहलाता है, ठीक है उसको। तो आप देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं अभी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अभी इसमें बायोडाइवर्सिटी में जो है आपके सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जितनी पॉपुलेशन है पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे, अपने आजू बाजू को देखेंगे, ठीक है, अगर आप अपने आजू बाजू को देखेंगे तो आपको सिमिलर मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स या फिर बैक्टीरिया, जो आप अपनी को मतलब नेक से आप नहीं देख सकते, वो कोई भी हो जाए, मतलब वो क्या है, ऑर्गेनिजम्स है आप, तो आप देख सकते हो ना, ठीक है। वैरायटीज़ मिलेंगी आपको। और अगर आप अपना सराउंडिंग बढ़ाओगे, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सराउंडिंग बढ़ जाएगा, यानी कि आपका जो एरिया है ऑब्जर्वेशन का जो है वो भी बढ़ जाएगा। उसी के साथ जो है आपकी जो स्पीशीज़ है, यानी कि वैरायटीज़ है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ है, वो क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ और भी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर? फॉरेस्ट में, अगर आप अपना सराउंडिंग एरिया बढ़ाते हो तो, ठीक है। ये हो जाएगा आपको बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। लास्ट में आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशंस वगैरह उसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो एक मेन पॉइंट है, ठीक है, हमारे जो अर्थ पर है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है। कितनी स्पीशीज, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लिया गया है, इतने 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक, यानी कितने, 17 से लेकर 18 लाख तक, ठीक है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। आगे भी काफ़ी सारे बाकी है, ठीक है। तो अब तक इतने डिस्कवर हो चुके हैं। ये सभी में जो मैंने आपको बताया किस में आ जाता है, आपके बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कौन से भी ऑर्गेनिज्म को, हमारे इंडिया में कुछ कहते हैं, ठीक है, उसका कुछ नाम है इंडिया में। अगर आप चाइना में जाएंगे उसका उधर कुछ अलग नाम हो जाएगा। अगर आप दूसरे कौन सी कंट्री में जाएंगे तो उधर उसका कुछ अदर नाम होगा, ठीक है, नाम।
तो फिर इस अभी प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। तो फिर पूरे वर्ल्ड में अगर आप किधर भी जाएंगे तो उसका उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। उसकी एक स्टैंडर्ड नीड थी, ठीक है, किसकी, एक पर्टिकुलर नेम थी उस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया, नॉमेनक्लेचर में रख दिया गया, यानी किसका, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, एक स्टैंडर्ड नीड है किसकी, एक नेम की, ठीक है, वो क्या करता है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। समझ में आ गया। अभी आप नेम तो उसको देने वाले, रखने वाले उसका नेम, लेकिन कैसे रखोगे आप उसका नेम, क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाता है आपका, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर लो, ठीक है, लेकिन उसको आपको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए ना फिर। अगर आप उसको नेम दे रहे हो, क्लासीफाई भी करने वाले हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई करना होगा, क्या है वो, फीमेल है, मेल है, ऐसे आइडेंटिफाई आपको करना होगा। तो ये किस में आ जाएगा आपका, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गया जहाँ तक आपको सब लोग, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद जो है आपका मतलब अभी आप देख लीजिए, अभी आप सबको मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है आपको, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमें प्लांट्स का अलग करना पड़ेगा और एनिमल्स का अलग करना पड़ेगा। तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने मिलकर क्या कर दिया, एक दो सिस्टम निकाल दिए, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम क्या था, ICBM, ठीक है, ICBM मतलब क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इसके बाद क्या था भाई आपका, सेकेंड वाला कौन सा सिस्टम था आपका, ICZM, ठीक है, ICZM। ये क्या था आपका, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, ये जो आपके ICBM में जो है सारे के सारे मतलब प्लांट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, उनके नेम रखना स्टार्ट कर दिए। और ICZN में क्या कर दिया, आपके जितने भी एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स, उनको क्या कर दिया, क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पर बॉटनी मतलब क्या, प्लांट के लिए, तो ऐसा आपको ध्यान याद रखना है, ठीक है। जूलॉजी मतलब एनिमल्स के लिए, आपको ऐसे याद रखना होगा इसको, ठीक है। इसके मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ICBM हो गया, ठीक है। क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल मतलब क्या, प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स किसमें, ठीक, सारे के सारे आपके प्लांट्स यहाँ क्लासीफाई होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो फिर इसके बाद ICZM, ठीक है। ICZM मतलब क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आगे बात समझ में, ये थे दो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने, ठीक है। किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने। इसका मतलब इन साइंटिस्ट का आपको अच्छे से नाम याद होना चाहिए, ठीक है। किसने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, कार्लस लीनियस ने, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus, ठीक है। Carolus Linnaeus, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इन साइंटिस्ट का नेम, ठीक है, कार्लस लीनियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दे दिया था, ठीक है। अब देखते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है, ठीक है। आपका जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, इसमें क्या क्या होता है,
दो कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स। कौन से आपका एक स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक नेम, ठीक है, लिखवा देता हूँ मैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, ये किससे बना होता है? 2 कंपोनेंट से। देयर आर 2 कंपोनेंट्स। कौन से रहते हैं? फर्स्ट रहता है आपका जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, और आपका सेकेंड रहता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब क्या? स्पीशीज, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। ये हो गया आपके, ठीक है। किससे बना होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर? 2 कंपोनेंट से। कौन से? जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। याद रखना, आप किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने, ठीक है, कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जितने भी आपके रूल्स आएंगे, ठीक है, तो 4 से 5 रूल है कुछ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, वो सब आप देख लेते हैं अभी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आपके 4 से 5 रूल अब हम देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कितने रूल है आपके? 4 से 5 रूल है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स, ठीक है। आपका फर्स्ट रूल क्या बोलता है? आपका जो नेम है वो किससे डिराइव है? लैटिन से डिराइव है, यानी जो लैटिन से डिराइवेटिव परिणाम इट इज डिराइव्ड, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ठीक है, विद इररेस्पेक्टिव ओरिजिन्स, ठीक है। वरना ये हो गया आपका फर्स्ट रूल, ठीक है। लैटिन से वो डिराइव रहते हैं आपके जितने भी नेम्स है, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स। हाँ, और देख लेते सेकेंड रूल आपका क्या है, ठीक है। आपका सेकेंड रूल क्या बोलता है? अगर आप अपने मतलब कौन सा भी अगर आप नेम लिखेंगे तो उसमें क्या है, अगर आप अपने हाथ से लिखते हो यानी कि हैंड रिटन, तो आपको क्या करना है? उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। सेपरेटली क्या करना है आपको? अंडरलाइन करना है उसको। और अगर आप टाइप करते हो, ठीक, कंप्यूटर में अगर आप टाइप करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इटैलिक्स के साथ ऐसे टेढ़े अक्षरों में, ठीक है। वो भी आपको मैं बता दूंगा कैसा, ठीक। रूल लिखते हैं, इफ इट इज written, if it is hand written, if it is hand written, then it should be क्या? सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है उसका। then it should be separately underline। आगे आपको बात समझ में? और अगर आप टाइप करेंगे कंप्यूटर में तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ टाइप्ड देन इट शुड बी, क्या करना पड़ेगा आपको? इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, देन इट शुड बी इन इटैलिक्स, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल वहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है, साइड को आपको बाद में, ठीक है। आपका थर्ड रूल क्या बताता है? आपका जो नेम है उसमें का जो फर्स्ट वर्ड जो रहता है वो क्या रहता है? जेनरिक नेम रहता है आपका, ठीक है। और जो सेकंड वर्ड रहता है वो क्या रहता है? आपका स्पेसिफिक एपिथेट रहता है, ठीक है। लिखवा देता हूँ मैं यहाँ, हो गया आपका, ठीक है। आपका थर्ड रूल क्या कहता है? द फर्स्ट वर्ड represents genus यानी कि जेनरिक नेम, एंड second word represents
क्या करते हैं रिप्रेजेंट आपके स्पीशीज को यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को। आगे बात समझ में, ये हो गया आपके 3 रूल और एक लिखवा देता है आपको। अब ये जो है ना एक मेन रूल है, ठीक है, आपके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं आपको, 4th रूल में क्या कहता है वो, अगर आप कौन से भी स्पीशीज़ का अगर आप नेम लिखते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है यानी कि जेनरिक नेम, उसको आपका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर से। और आपका जो सेकेंड आता है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि मतलब स्मॉल में उसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लगा रखना पड़ेगा अगर आप लिखते हो तो साइंटिफिक नेम, ठीक है। लिख देते द फर्स्ट वर्ड ऑफ जेनरिक नेम, मतलब ऑफ जीनस शुड बी फर्स्ट वर्ड में लेटर, ठीक है। द फर्स्ट लेटर of the genus should be in capital, ठीक है। बाकी का स्मॉल लिख सकते हो, ठीक है, should be in capital। स्पीशीज का कैसे रहना चाहिए, स्मॉल। स्पीशीज फर्स्ट लेटर should be in small। आगे बात समझ में, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन रूल है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। ये हो गया आपके 4 रूल्स, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट करना होगा तो, ठीक है। ये हो गया आपके 4 रूल्स, लिख लिए होंगे आप सब। चलो आप देखते हैं 5th रूल आपका। 5th रूल आपका क्या कहता है देख लो। अगर ठीक है, अगर कौन से अगर साइंटिस्ट ने कौन से भी अगर स्पीशीज़ को डिस्कवर किया होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगो का ले लेते हैं। मैंगो का जो नेम रखा था वो किसने रखा था, कार्लोस लिनियस ने। तो फिर क्या कर दिया, उसके साइंटिफिक नेम के आगे उनका नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले रूल लिख देता हूँ मैं। क्या है रूल आपका, नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द ऑथर appears after specific epithet, after the specific epithet, ठीक है। आगे बात आपको समझ में, एग्जाम्पल ले लेता इसका, मैंजिफेरा इंडिका से, यानी कि मैंगो का स्पेसिफिक नेम स्पीशीज है, ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है। इसको हमने कर लिया सेपरेटली अंडरलाइन। आगे बात समझ में आती है आपका जो ये सेकेंड रूल के हिसाब से, ठीक है। और इसके एंड में क्या लगा दिया हमने, किसने किया था, इसकी खोज किसने कर दी थी, लीनियस ने, ठीक है। अब हम जो ये लिखते हैं, या फिर ये जो हम लास्ट में लिखते हैं ना, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में। ये कैसा है, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है। एब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है। आगे बात समझ में, कैसे लिखते हैं इसको, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, आपके ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में उन सबको रख दिया जाता है, किसमें, क्लासिफिकेशन में। क्यों रख दिया जाता है, क्योंकि उनको जो है ना क्लासीफाई करना होता है, उनके कैरेक्टर्स देखने होते हैं, तो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और उसको क्लासीफाई कर देते हैं। ये किस में आ जाता है, आपका क्लासिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखवा दे तो ये को is the process, classification is the process, classification is the process by which anything can be grouped क्या है anything can be grouped into convenient categories. ठीक है, आप किस पर वैसे बेस्ड ऑन some easily observable characters. Okay, some easily observable characters. ठीक है, आगे बात समझ में। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या कैसी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं किसका, ऑर्गेनिजम्स का। किसके लिए करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। कौन से, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बाहर से अगर हम देख कर ही मतलब बता सकते हैं क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसा, मतलब डॉग, कैट, ऐसा। ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब इजीली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन के अंदर आ गया। इसके बाद देखते हैं टैक्सा। ठीक है, टैक्सा क्या है, टैक्सोनॉमी का एक प्लूरल है टैक्सा। ठीक है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब क्या, इसमें जो है जो भी मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, जो भी आप तक हमने पढ़ा, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। आपका टैक्सोनॉमी क्या है, एक रैंक डिसाइड करती है। ठीक है, किसका, मतलब कैरेक्टर्स, मतलब आपको देख लेते रैंकिंग जो हो गया आपका, स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब किसके अंदर आते हैं, टैक्सोनॉमिक हियरार्कीज के अंदर आते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया यहाँ तक। टैक्सा मतलब क्या है देख लेते हैं। टैक्सा क्या है, इसी का प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल क्या है, टैक्सा। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या है मतलब इंडिकेट करते हैं कैसे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसकी सिमिलरिटीज। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, टैक्सा में हम उसको मतलब आइडेंटिकेट करते हैं। ठीक है, उसको एग्जाम्पल अब अगर आप देखेंगे टैक्सा के, तो क्या हो जाएंगे, एनिमल्स, मैमल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपका जो डॉग है, राइस का प्लांट है, व्हीट प्लांट है, ये सब टैक्सा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इट इज बेस्ड on characteristics it is based on, किस पर बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, all living organisms can be classified
डिफरेंट टैक्सेस, ठीक है। टैक्सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डिफरेंट टैक्सा, ठीक है। आगे बात समझ में, टैक्सा मतलब क्या। अभी आपका जो क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, ये क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद आप हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी के बाद क्या आता है आपका सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या है आपका, सिस्टमैटिक मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये कहाँ से डिराइव्ड है, ये भी लैटिन से ही डिराइव्ड है, ठीक है। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक। अगले लेक्चर में पार्ट 2 में अपन क्या देखेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज देखेंगे, ठीक है, रैंकिंग देखेंगे, सारे के सारे जितने भी हमारे टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज की रैंकिंग वो सारे के सारे देख लेंगे उसमें, ठीक है। आगे बस समझ। तो थैंक यू, आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, ठीक है। बाय।